सो हेड स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का 1/3 रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का पहला टॉपिक आता है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक आता है उसको बोलते हैं बायर्स-स्वेट लॉ। बायर्स-स्वेट लॉ आता है क्या? तो बायर्स-स्वेट लॉ ने ये कहा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, मतलब एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, देख सकते हैं जैसे एक वायर नंबर हो गया एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर का अगर हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इस छोटे सा पार्ट का अगर हमने ले लिया, इस छोटे से पार्ट इस वायर का लेंथ लिया डीएल, तो कह रहा है ये छोटा सा जो लेंथ है डीएल जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, इस चीज़ के चलते आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है कि लेट सपोज जो हमारा जो वायर जा रहा है ऐसे, और ये जो आर डिस्टेंस है इसके बीच एंगल कितना अगर थीटा हो जाए, तो इस पी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग एलिमेंट यानी इस डीएल लेंथ के चलते जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई जो करंट फ्लो कर रहा है, डीएल जो वायर का लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ होगा, इनटू साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा एंगल हो जाता है हमारा डिस्टेंस आर, और जिधर हमारा करंट जा रहा है ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का हम लेंगे एंगल थीटा, है ना, ऊपर से एंगल थीटा, क्योंकि करंट हमारा कहाँ जाता है? करंट जाता है हमारा ऊपर ऐसे, थीटा एंड डिवाइड बाई होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि बड़ी बायर्स-स्वेट लॉ का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो ये बायर्स-स्वेट का करेक्ट फॉर्मूला है। ध्यान देना कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी वो होता है किसके? वो होता है डीबी, दैट मीन हम बोल सकते हैं कि दिस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r² के। अब आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट होता है वो होता है हमारा टेस्ला। ठीक है, तो कुछ पॉइंट याद रखेंगे। ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है, और इसका यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है, इसको लोग बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं इसका यूनिट। बात है कि अभी ये अगर ये वेक्टर है तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वेक्टर है तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? तो इसका वेक्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं इसको होता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, है ना। क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ध्यान देना यहाँ पर नीचे एक आर क्यूब आ जाता है, ऊपर होता है आर से मल्टीप्लाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि राइट डाउन द विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बायर्स-स्वेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर जो म्यू नॉट की वैल्यू है इसको बोलते हैं लोग परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और ऐसा बोल सकते हो कि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सिंपली 10⁻⁷। ठीक है, तो याद रहेगा इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है इसका टेस्ला। कहते हैं बात है इसके बाद एक चीज़ आता है, इसको इस चीज़ को लोग बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड का थंब रूल क्या होता है कि अभी मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, एक दिशा भी होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा इसको हम कैसे निकालते हैं? तो कहता है कि इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? जैसा कि आप डायग्राम दे सकते हैं कि थंब का क्या करना है, थंब को जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर रखे थंब को, है ना। थंब का करना है जिधर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर रखो, और क्या करो हाथ को घुमाओ, है ना। राइट हैंड का रेस्ट ऑन द फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर आपका हाथ घूमेगा वही बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? मैग्नेटिक लैंप कैसी बन रही है? एक क्लोज लूप बनाती है। सबसे पहला तो आ गया कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि ये एक लूप बन रहा है जो ब्लू कलर का बन रहा है। ये जो ब्लू कलर का बन रहा है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। बात समझ गया? तो कहता है कि थंब को क्या करना है, थंब को किधर रखना है? थंब को रखते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, और जो फोल्डिंग ऑफ द फिंगर्स, जो आपके जो और फिंगर्स बच के 4 फिंगर्स, उनको अगर आप कर्ल करोगे, इसको घुमाओगे, तो वही बताएगा, वही हमें क्या बताएगा? वही बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में। और ये कैसा आता है? हमेशा क्लोज लूप होता है। तो इसको सिर्फ याद रखना है। बाकी राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, दिख रहा है जैसे यहाँ पर हमारा करंट ऊपर जा रहा है तो हमने थंब को ऊपर रखा, करंट की तरफ रखा। करंट हमारा कहाँ फ्लो कर रहा था? करंट हमारा जब फ्लो कर रहा था यहाँ पर ऊपर आई की ऊपर फ्लो कर रहा था, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा देखोगे कहीं ना कहीं वो कुछ इस टाइप से हमारा डायरेक्शन बनेगा। जब आप हाथ घुमाओगे तो हमारा जो हाथ आएगा कुछ आगे में इस तरफ से घूम रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि चीज़ों को हम कैसे नोट करते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपके सामने पेज है ना, अगर आप ऐसे कर्ल कर रहे हो तो देखोगे कि आपके इस वाले फर्स्ट में देखते हैं कि जब करंट ऊपर जा रहा है, ठीक, जब करंट बोल रहे हैं जब करंट हमारा ऊपर जा रहा है, अगर आपको करंट को अगर हाथ को घुमाओगे, है ना, तो आपको देखोगे कि आपका जो हैंड है, आपका जो फिंगर्स है वो कहाँ जा रहा है? वो देखोगे कि वो इस पॉइंट पर अंदर जाएगा, जहाँ लिखा इन मतलब वहाँ पर अंदर जा रहा है। और जहाँ पर अंदर जाता है इसको हम लोग हमेशा क्रॉस से दिखाते हैं, है ना। इन का मतलब होता है क्रॉस। आपका क्या होगा कि आपके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो हमारा जो फिंगर्स है वो बाहर आ रहा होगा, किधर? इस साइड में। इसको हम डिनोट हैं डॉट से। ठीक, इसी चीज़ को जब आप करंट के डायरेक्शन को आप ऑपोजिट कर दो, है ना, मैंने कहा ये तो करंट का डायरेक्शन किया था, करंट का डायरेक्शन जब हमारा ऊपर जा रहा था तो ये हमारा डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।
अगर आप करंट के डायरेक्शन को अगर उल्टा कर दोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे, नीचे कर दोगे, तो आप देखना यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगा, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इफ़ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर एक जो पहले क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था वो करंट हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब वो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, ऐसे करते हैं कि इनका मतलब क्या होगा कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, मतलब अगर हमसे दूर जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, वो इन है ना, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड, जहाँ पर अंदर क्यों जाएगा उसको बोलेंगे इनवर्ड, और जब ये टुवार्ड्स हमारी तरफ आएगा इसको बोलते हैं आउट, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या इसको बोलते हैं आउट ऑफ द पेपर। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अगर एक वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट है, इसको बोलते हैं थिन फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, एक थिन वायर इसकी फाइनाइट लेंथ है। इसका एप्लीकेशन आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है, तो उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आप फॉर्मूला में याद रखते हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट है, यानी ये वायर हमारे बस यहाँ से यहाँ तक है। क्या करते हैं कि हम इसमें हम एक पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट को कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ जो हमारी वो आर है ना, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आर हो गया। अब इस वायर का दो एंड पॉइंट है, एक वायर पॉइंट नीचे एंड हो गया, एक अपर पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पर हो गया, है ना। मानते हैं अगर वायर हमारा बस यहीं तक है, ठीक, हम मानते हैं अगर हमारा जो वायर है वो वायर हमारा कहाँ तक है, अगर वायर हमारा बस यहीं तक है, अगर हमारा वायर अगर बस यहीं तक है तो इसके दोनों एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट करें पी पॉइंट से, है ना, दोनों पॉइंट को कहाँ ज्वाइंट करते हैं, अगर हम ज्वाइंट करते हैं एंड पॉइंट से, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये दो एंगल बनाएगा। कितना कितना एंगल बनाएगा, तो देखो, तो यहाँ एक एंगल बनाएगा नीचे φ1, ऊपर एंगल बनाएगा φ2, और करंट फ्लो कर रहा है I, और ये जो r डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं ये आपका कितना होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। और ये डिस्टेंस अगर r है, ऊपर एंगल φ2, नीचे एंगल बन गया φ1, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा पी पॉइंट पर, यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0 इंटू आई डिवाइड बाई 4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। अगर लेंथ वायर की लेंथ कितनी हो जाए, अगर इनफाइनाइट हो जाए, यानी इसका जो लेंथ है वो अनंत हो जाए, बहुत बड़ा लंबा तार है ना, इसकी वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट हो जाए। इस केस में क्या करते हैं, जब लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो जाती है, यानी इसका एंड पॉइंट भी कहीं फिक्स नहीं है और अपर पॉइंट भी कोई फिक्स नहीं है ना, नीचे पॉइंट भी बहुत नीचे तक जा रहा है, ऊपर पॉइंट भी बहुत ऊपर तक जा रहा है, कोई लेंथ का फिक्स नहीं है, और पी पॉइंट पर हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पी पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाए कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है B = μ0 I by 2πr। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला जो आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में, तो ये पूछा जाएगा कि इनफाइनाइट वायर के चलते आर डिस्टेंस पर, है ना, ये डिस्टेंस अगर आर है तो अगर आर डिस्टेंस पर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, तो होता है μ0 I by 2πr। लास्ट पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं एक पॉइंट को नोट करें ना कि अगर पी पॉइंट, अगर एक वायर जो फ्लो कर रहा है, एक वायर है जिसमें करंट आई अगर फ्लो कर रहा है, और उस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है, याद लिखा कि व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इज 0। मतलब हमारा जो करंट आ रहा है, जो करंट आ रहा है, इसी के अलोंग, इसी के साथ, इसी के पाथ में अगर हमारा पी पॉइंट आ गया, याद रखना, इसी के पाथ में अगर हमारा पी पॉइंट आ जाता है, इसके आगे, अगर इसके आगे या इसके जस्ट पीछे अगर कहीं इस पॉइंट पर, रेड पॉइंट पर अगर कहीं लाई कर जाएगा पॉइंट, तो इस पूरे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का ऊपर होना चाहिए, नहीं, या नीचे होना चाहिए, है ना, इसके सेम पाथ में नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको इसका, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यानी अगर एक लूप बना लो, मतलब एक सर्कल बना लो, एक वायर का एक सर्कल बना दो, और उस वायर में अगर उस सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर, उसके सेंटर पे, है ना। हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड कॉइल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जैसे मैं दिखाया कि मान लो अगर ये रेड कलर का जो मैंने बनाया, अगर ये करंट है ना, जो मैंने यहाँ बनाया रेड कलर का, अगर ये करंट है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या करो, अपने राइट हैंड को लो, है ना, अपने राइट हैंड को लेना और कर्ल करो हाथ को। कर्ल करने का मतलब होता है कि जिधर हमारा करंट फ्लो कर रहा है रेड कलर से, है ना, हाथ को ऐसे घुमाओ, तो देखो आपका थंब ऊपर आएगा, है ना। जैसे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हमारा रेड कलर का बना हुआ है करंट जो मैंने लिखा है, उसी के अलोंग हमारा हाथ को क्या करो, हाथ लो, उसके 4 फिंगर थंब को ऊपर रखो, और फिर जितने फिंगर्स उसको घुमाओ, तो देखोगे आपका जो फिंगर्स घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, वो घूम रहा है अलोंग द, जिधर हमारा रेड कलर का एरो बना हुआ इधर,
ठीक, अगर ऐसा बनेगा तो हमारा थंब किधर था, थंब हमारा ऊपर आ रहा है, थंब ऊपर आने का मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऊपर निकल रही है। ठीक है, ये कौन है, यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, यही यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है। बात समझ आ गया। समझते ऐसे कि कह रहा है कि फोल्डिंग द फिंगर्स, अगर आपने सारे फिंगर्स को अगर फोल्ड किया है ना, अपने सारे फिंगर्स को फोल्ड किया है, और ये अगर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक, हमें क्या बताता है, अगर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो हमारा जो थंब बताएगा वो किसको बताएगा, थंब हमेशा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे यहाँ पर हमारा जो करंट है वो कौन है, उसको मैंने बनाया यहाँ पर रेड कलर से, तो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर जो मैंने बनाया है डायरेक्शन ऑफ करंट, वो किससे बनाया मैंने, इस चीज़ को मैंने बनाया था यहाँ पर रेड कलर से। ठीक है, ये जो रेड कलर का होता है वो क्या है, हमारा करंट है। और जो मैंने यहाँ पर बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कौन है, वो हमारा ग्रीन कलर से बना हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गया, ये होता हमारा, ये हो गया हमारा ग्रीन कलर से बना हो गया। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारा करंट, अगर हाथ को ऐसे कल करोगे, करंट अगर हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, करंट अगर हमारा कुछ इस टाइप से अगर फ्लो करेगा तो थंब हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझने के लिए वो ये पार्ट है ना, ये पार्ट ध्यान देना, ये पार्ट ध्यान देना कि इस पार्ट में मैंने क्या कह रहा है कि आपको इस पार्ट को समझते हैं ना, बस इस पार्ट को ध्यान समझना कि अगर करंट का डायरेक्शन, ध्यान देना कि अगर यहाँ जो अगर अगर आपके सामने एक लूप दिखाई दे रहा है, कह रहा है इसमें अगर करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, है ना, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो हमारा घड़ी से घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है। अगर करंट की दिशा में अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने सारे फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में घुमाना, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर पे अंदर बनता है। कहाँ बनता है, अंदर की ओर बनता है। सेंटर पे कहाँ बनेगा मैग्नेट, इनका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। और यही अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में घुमाओ उसको, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे अभी, एंटी क्लॉकवाइज अब घुमाओगे, तो देखना आपका जो थंब आ रहा है वो बाहर आएगा, मतलब ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये थंब का डायरेक्शन जो आएगा वो हमारा आउटवर्ड आएगा, बाहर आएगा। इसलिए आउटवर्ड को मैंने क्या बताया था, किससे डिनोट करता है हमेशा, आउटवर्ड डायरेक्शन को जो हमेशा डिनोट करते हैं वो हम डॉट से डिनोट करते हैं, और इन डायरेक्शन को हम क्या डिनोट करते हैं, इन डायरेक्शन को हमेशा क्रॉस से डिनोट करते हैं। दो वैल्यू को याद रखना। ठीक, अब एक पॉइंट और समझते हैं यहाँ पर कि अभी मैंने कहा ना कि एक करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमें भी ये पता है कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक का होता है नॉर्थ पोल, एक का होता है साउथ पोल। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक बड़ा सा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, याद रखना कि अगर करंट फ्लो करे, जैसे मान लो कि मैंने एक लूप बनाया, ठीक, और इस करंट में जो हमारा लूप, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, अगर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा बनाया पहला डायग्राम। अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्या करो, सबसे पहले इसके सेंटर पे क्या बनाना, तो इसका जो फेस हमें अभी दिखाई दे रहा है, जो इन फेस दिखाई दे रहा है, वो इन फेस हमें कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, क्योंकि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो कह रहा है इसका जो पहला जो फेस हमें दिखाई दे रहा है, जो इन दिखाई दे रहा है, वो कैसा बिहेव करेगा, तो देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक, और इसमें एरो बना दो। जो एरो बना रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो एरो बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो हमारा जो इनवर्ड बन रहा है, मतलब ये फेस हमें दिखाई दे रहा है, इस लुक का हमें जो सामने फेस दिखाई दे रहा है, वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल के जैसा। मैंने क्या बनाया, एस का मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। बात समझ आ गया। बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक। सेकंड जो हमारा था, जब करंट का डायरेक्शन हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपका जो करंट अब फ्लो करेगा, ये फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो क्या करेंगे, इस तो ये पोल हमारा कैसे बिहेव करना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। कैसे, देखो नॉर्थ पोल कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, हम ऐसे बनाते हैं नॉर्थ पोल। ये बन गया एन, सिंपल एन बन गया। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट फ्लो करेगा तो हमारा जो फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, ये जो फेस बिहेव करेगा हमेशा एक नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। कैसा, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो बात सिंपल क्या समझ आ गई, बात समझ आ गया कि अगर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो साउथ पोल है, और जो अगर डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो नॉर्थ पोल है। सिंपल सी बात समझ आ गया, सिंपल था, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया तो साउथ पोल, और इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, और जहाँ पर हमारा करंट फ्लो करेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे वो बनेगा नॉर्थ पोल, और इसको डिनोट करते हैं डॉट सिंबल से। ठीक है, ये तो हो गया हम इसकी हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक करंट कैरिंग, है ना, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है,
उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर पर तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हम कैसे निकालेंगे ये बता दिया। लेकिन बात आता है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर एक मान लो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है ना, जिसमें से करंट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर आई है मतलब एक लूप है जिसका रेडियस आर है और उसमें तो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो आई है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है अगर आई है तो इसके सेंटर ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, यानी इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल, है ना। कॉइल का मतलब बताएंगे क्या होता है। तो अगर सर्कुलर लूप हुआ, लूप मतलब इसमें एक ही टर्न्स है, सिंगल लूप, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। कितना होता है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर इसमें एन टर्न्स हो जाए, मतलब एन टर्न्स करने का मतलब होता है ना, इसमें एन टर्न्स करने का मतलब है कि हमारा जो एक टर्न नहीं हो, एक ऐसा सिंगल टर्न नहीं हो जिसका रेडियस आर है ना, इसका रेडियस तो आर होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक टर्न नहीं है, एक टर्न हो गया, फिर 2 टर्न हो गया, फिर 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स बना दो, है ना। ऐसे बहुत सारे टर्न्स बना देंगे तो उसको बोलेंगे इसमें कितने टर्न्स हैं, इसमें अगर एन टर्न्स हैं तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर एन से एक मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, सिंपल एन से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कहाँ पर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर्मूला लिख लो अच्छे तरीके से, जितने भी फॉर्मूले आते हैं चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलों को एक फोर फॉर्मूला सीट में लिख लो, एक सीट में लिख लो, ताकि आपको लास्ट टाइम फिर रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात आता है कि अगर ये तो कंप्लीट लूप था, अगर कंप्लीट लूप ना हो, उसका एक पार्ट हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये कंप्लीट पार्ट, ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक सर्कल का एक पार्ट है, कितना पार्ट है, बस इतना सा पार्ट है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट जो फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू अगर आई हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग आर्क। आर्क मतलब होता है ये छोटा सा पार्ट ना, इस छोटे से पार्ट को बोलते हैं। इसके चलते अगर यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे पूछा जाए और ये एंगल कितना बना रहा है, तो कहते हैं कि इसके एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर दिया, ये जो आर्क था, जो पार्ट था, इस पार्ट को हमने, एंड पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया, तो क्या बन गया, यहाँ पर एक सेंटर पे बन गया एक एंगल थीटा, कितना बन गया, एंगल थीटा, और इसका रेडियस आर है, यानी इस आर्क का रेडियस आर है। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, जैसा एक पूरे सर्कल का होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, उतना लिख लेना पहले। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा जो एंगल बन रहा है थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। जब भी अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो याद रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यानी थीटा को हम हमेशा पाई के टर्म लिखेंगे, जैसे है ना, जैसे एग्जाम्पल अगर 30 डिग्री आपसे एग्जाम में गिवन है तो इसको लिखना पड़ेगा आपको पाई बाई 6, ठीक, और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पाई बाई 2, और अगर एंगल बन रहा है अगर 180 डिग्री तो लिखना पड़ेगा आपको पाई। ठीक है, क्या रखना, इस टर्म में हम इसको हमेशा लिखते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। तो जो आपसे जो एग्जाम्पल पूछा जाता है एनसीईआरटी में भी दिया है, वो इस टाइप का दिया है कि एक वायर है जिसमें करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, पिछला कुछ पार्ट हो गया वो हाफ सर्कल बन गया और फिर करंट ऐसे फ्लो कर गया। कह रहा है इसके ओ पॉइंट पर हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इस चीज का जो रेडियस है वो अगर आर है और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट आई फ्लो कर रहा है, आई ऐसे जा रहा है, तो कहता है बताओ पॉइंट ओ पर कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका होता है कि देखो सबसे पहले जो एक पार्ट आता है हमारा स्ट्रेट पार्ट, ये देखो ये जो स्ट्रेट पार्ट है इस पार्ट के चलते ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो मैंने कहा था कि देखो क्या ये पॉइंट ओ पॉइंट क्या इसी वायर के साथ लाइन पे लाई कर गया, तो इस चीज के चलते मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला है। सिमिलरली जो एंड पॉइंट जा रहा है करंट आई, जो बाहर जा रहा है करंट आई, देखो इसको भी अगर बैक ज्वाइन करोगे तो इस ये ओ पॉइंट भी इसी के पाथ में आ गया, तो इसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो किस चीज के चलते बनेगा, ये सिर्फ आर के चलते बनेगा, ये सिर्फ हाफ पार्ट के चलते बनेगा। अब अगर ऊपर वाले का अगर डायग्राम देखो तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होना चाहिए था वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या आना चाहिए, इसका जो आंसर होगा बी नॉट की वैल्यू यानी ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये तो हो गया इनटू थीटा। अब बताओ ये थीटा कितना है यहाँ पर, ये पूरा एंगल यहाँ कितना बनता है, ये पूरा एंगल बनता है इसको बोलते हैं 180 डिग्री, और इसको लोग बोलते हैं एंगल पाई से नोट करते हैं ना। ये कितना एंगल बन रहा है, पूरा का पूरा जो एंगल यहाँ बनने वाला है ऊपर, ये कितना एंगल बनेगा, ये एंगल बनने वाला है आपका कितना
180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं पाई, तो इतना पड़ेगा पाई डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक, कैंसिल आउट करेंगे टर्म को, तो यहाँ पर जो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। जो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है उसकी वैल्यू है बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4r। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर किसके, हाफ सर्कल के चलते। तो अगर फुल सर्कल के चलते अगर म्यू नॉट आई बाई 2r है, तो हाफ सर्कल के चलते कितना हो जाएगा, जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो नीचे जो 2 था वो बन जाएगा 4 ना, सिंपल क्या कर दो, इसको हाफ कर दो। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एनसीईआरटी में दिया है और एग्जाम में इसको एमसीक्यू में पूछने का चांस हमेशा ज्यादा होता है और ऐसे ही ऑप्शन वहां पर दिया रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक फील्ड। जियोमैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा ना, कुछ ऐसा डायग्राम है जो आपसे नॉट बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, जैक बोर्ड में चांस हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड में ये पूछा जाए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पूछ लेते हैं, और नहीं तो जेईई और मेंस वाले में तो क्वेश्चन पूछते हैं इससे। कहता है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पर सेंटर ओ मैग्नेटिक फील्ड पे पूछा जाता है, हर पॉइंट पे ओ, सबका सेंटर ओ है, अगर हर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड ओ है, ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर ओ पे, सभी में जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे, देखो एक तो होगा हमारा स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट पार्ट के चलते मैग्नेटिक फील्ड जीरो बन जाएगा क्योंकि ये इसके पाथ में ही आ गया। ठीक, और जितना करंट ऊपर से पास करेगा उतना ही करंट नीचे से पास कर जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जीरो। ठीक, यहाँ देखोगे तो यहाँ जो स्ट्रेट पार्ट है इसको अगर ज्वाइन करोगे आगे तो ये पॉइंट इसी के पाथ में आ गया, जब करंट बाहर जाएगा तो ये भी इसी के पाथ में आ गया, तो ओ सेंटर पे जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का बनता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे का बनता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है दोनों का ऑपोजिट। ठीक है, कितना होता है डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन रहेगा ऑपोजिट, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जीरो। तो इस टाइप का अगर कभी भी अगर आपको डायग्राम दिख रहा है कि एक में करंट ऊपर से चला गया और एक में करंट नीचे से चला गया और जो स्ट्रेट पार्ट है वो इस ओ पॉइंट के पाथ में आ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, जीरो। इस केस में देखते हैं, थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ये करंट जा रहा है हमारे से, तो ये ओ पॉइंट इसी के पाथ में आ गया, तो इस स्ट्रेट पाथ से चलते मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जब इस वायर से करंट बाहर आएगा है ना, जब इस वायर से करंट बाहर आएगा तो इस वायर को भी अगर आप पीछे ज्वाइंट करो तो ये भी पॉइंट ओ पे लाई करेगा, तो इस जो स्ट्रेट वायर है इसके चलते भी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा जीरो। अब आपका बच गया दो पार्ट, एक अपर पार्ट और एक बच गया आपका लोअर पार्ट, है ना। दोनों पार्ट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इसलिए ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है टोटल वो भी हो जाता है जीरो। जैसे लास्ट केस की बात करते हैं, लास्ट केस में वही चीज़ है कि करंट हमारा ऐसे इंटर किया और दूसरे पार्ट से करंट बाहर आ गया। देखो दोनों का अगर आगे ज्वाइन करो तो ये पॉइंट ओ पर मिलता है, जब करंट बाहर आ रहा है इसको भी अगर बैक में ज्वाइन करो तो ये पॉइंट ओ पर मिलता है। और इस केस में भी देखोगे तो जितना करंट फिर ऊपर से जाएगा है ना, ऊपर वाला पार्ट जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला ही बनाएगा और दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। मतलब इस केस में हम बोलते हैं सिंपल सी बात कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो इस टाइप के आपको चार ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें से एक डायग्राम थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे किस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो देखो एग्जाम्पल बताता हूँ कि किसके में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर आप कुछ इस टाइप से अगर आपका दिया हुआ है एक डायग्राम, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कह रहे बताओ क्या इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा। अगर करंट इस टाइप से जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होगा कि नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होगा वो इस लूप के चलते तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस करंट का कुछ पार्ट नीचे से चला जाएगा ऐसे है ना, और कुछ पार्ट निकल जाएगा ऊपर से। तो कुछ करंट का पार्ट ऊपर से चला गया और कुछ पार्ट कहाँ से चला गया, नीचे से। तो ये जो लूप बन गया, इस लूप के चलते तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जीरो है ना, इस लूप के चलते बनेगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। लेकिन देखो ओ पॉइंट यहाँ पर है, ओ पॉइंट यहाँ पर है और ये वायर ऐसे जा रहा है। क्या ये पॉइंट ओ पॉइंट इस वायर के इस स्ट्रेट पार्ट के पाथ में आया है, क्या इसी के लाइन में ये पॉइंट आ पाया, नहीं आ पाया। जब ये करंट बाहर जा रहा होगा तो क्या ये ओ पॉइंट क्या इसके पाथ में बीच में कहीं आ पाया, नहीं आ पाया। इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर ओ पर जीरो नहीं होगा, और जो होगा वो किसके चलते होगा, ओनली ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट है ना। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ इन दोनों पार्ट के कारण बनेगा, इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला। ठीक है, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला। तो ये इसका एक एग्जांपल है। बात समझ आ गया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं एम्पियर सेकेंडरी लॉ, जो इस साल के लिए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज एम्पियर सेकेंडरी लॉ, इसका स्टेटमेंट और इसका एक एप्लीकेशन आता है, वो इसका नहीं, इसकी हेल्प से कुछ चीज़ों में प्रूफ करनी पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बताएंगे क्या प्रूफ करना आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एम्पियर सेकेंडरी लॉ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे करंट है, दिख रहा होगा कुछ करंट I1, I2, I3, I4, I5। देखो कि यहाँ पर कुछ करंट है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। I1 जैसे आपका करंट बाहर जा रहा है, I2 करंट जो इस
अंदर जा रहा होगा, I3 करंट जो बाहर आ रहा है, I4 करंट जो अंदर जा रहा है, I5 करंट 5 करंट है जो बाहर आ रहा है। कह रहा है कि इस सारे करंट्स में से हमने I1, I2 एंड I3 को क्या किया, हमने एक लूप के अंदर क्लोज कर दिया, है ना। क्या क्या एक लूप के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो कहता है कि यहाँ पर यानी एक पी पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, लेट सपोज हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं पी पॉइंट। कह रहा है इस पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पर टोटल कितने वायर हैं, टोटल 5 वायर हैं, और कुछ वायर में करंट अंदर जा रहा है, कुछ वायर में करंट बाहर आ रहा है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पी पॉइंट पर, तो इसको इस बारे में किसने कहा था, एम्पियर सेकेंडल लॉ ने। एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो। क्या कहता है कि it states that the line integral of magnetic field, है ना, line integral of magnetic field around any closed path in free space or vacuum is equal to mu naught times the net current, है ना। मतलब कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करना है। लाइन इंटीग्रेशन मतलब होता है कि ये जो I1, I2 और I3 को इसको एक लाइन से क्या करो, एक लूप के द्वारा इसको हमने कवर कर दिया। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो लिखा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, डी एल मतलब ना लाइन इंटीग्रल से लिखा है डी एल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ बना दिया, इज इक्वल टू इन ए क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। नेट करंट कौन सा, तो यहाँ पर नेट करंट कौन है जो इस लूप के अंदर आया है, वो I1, I2 एंड I3 है। लिखा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई मतलब कौन सा, जो इस लूप के अंदर है। इस लूप के अंदर करंट कौन सा है, तो देखो बाहर करंट आ रहा है वो I1 और I3, जो मैंने डॉट का मतलब होता है करंट बाहर आ रही है। तो I1 और I2 को हमने लिखा प्लस, I2 करंट था जो अंदर जा रहा था, इसको लिख दिया माइनस, तो लिखा माइनस I2। तो आप मिल सकते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ आई इंक्लोज। मतलब कौन सा करंट लेंगे हम, करंट लेंगे वो होगा हमारा कौन सा, सिर्फ अंदर वाला। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन बना रहा है, अब बात करें सर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर कौन सा आता है, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है किसके चलते हैं, तो ये ड्यू टू ऑल करंट, जो अंदर है बाहर सबके, है ना। तो एक पॉइंट याद रखना, ड्यू टू ऑल करंट। कभी कभी MCQ में आपसे नीट वगैरह पूछा जाता है किसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके चलते होता है, जो लूप के अंदर करंट है उसके चलते होता है, या जो लूप के बाहर करंट है उसके चलते होता है, या सभी करंट के चलते होता है। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सभी के चलते होता है, लेकिन जो आई इंक्लोज होगा वो किसके चलते होगा, ओनली इनसाइड करंट, जो लूप के यानी इनसाइड लूप, जो लूप के अंदर है बस उसी के चलते होता है। तो आपको क्या याद रखना है, फाइनल मैग्नेटिक इसका फॉर्मूला, इसका स्टेटमेंट याद रखना, और स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली आप याद रखोगे इसका ये फॉर्मूला, बी डॉट डी एल बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज। आई इंक्लोज मतलब वो करंट जो इस लूप के अंदर है। अभी हो गया हमारा इसको हो गया हमारा एम्पियर सेकेंडल लॉ। नेक्स्ट आता है इसका एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सेकेंडल लॉ। इसका जो ये एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए हमारे प्रूफ के लिए, है ना। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है हमारा इसके लिए वो है इंपॉर्टेंट क्या, ये इसका एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कौन सा, तो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। यानी हमने पढ़ा था ना कि एक इन्फिनाइट वायर के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है आर डिस्टेंस पर, उसका ये फॉर्मूला है, उसका ये प्रूफ है। तो इसको बोलते हैं, कहता है कि यूजिंग एम्पियर सेकेंडल लॉ प्रूफ, यानी यूजिंग एम्पियर सेकेंडल लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमने क्या किया, कंसीडर एक करंट आई, है ना, फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक आई करंट बनाया, एक वायर बनाया, वायर इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। इसको क्या किया, इसको हमने एक क्लोज लूप से क्या कर दिया, और हमें क्या करना था कि हमें इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना था कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी इस आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना बनेगा। तो हमने क्या किया, इस पी पॉइंट को रखते हुए क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है। हमने क्या बना दिया, एक हमने बना दिया यहाँ पर सर्कल, ठीक। तो आई इसमें करंट कौन फ्लो कर रहा है, हमारा जो स्ट्रेट वायर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। हमने क्या किया, इसको एक सर्कल से क्लोज कर दिया। अब क्या आता है यूजिंग एम्पियर सेकेंडल लॉ, तो यूजिंग एम्पियर सेकेंडल लॉ में पता है कि बी डॉट डी एल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज होता है। अब बी डॉट डी एल क्या होगा, तो बी डॉट डी एल का होता है बी डी एल कॉस थीटा लिखोगे, है ना। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पर आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप फिजिकल होते तो हम आपको दिखा सकते थे सामने कैसे होता है। लेकिन याद रखना कि कितना एंगल बनता है, एंगल यहाँ बनता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 के लिए कितनी हो जाती है 1। तो क्या बन जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ओनली बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, आई इंक्लोज कितना है, इस लूप के अंदर कितना करंट जो इंक्लोज हो रहा था, वो करंट इंक्लोज हो रहा था वो हमारा आई करंट है जो इस लूप के अंदर आ गया आई। तो लिखा
आई इंक्लोज के हमने क्या लिख दिया आई। अब बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो हमने इस पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, देखो कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, सारा पॉइंट आर डिस्टेंस पर है ना, सारा डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बराबर रहेगा, है ना। इस आर डिस्टेंस पर इस वायर से इसके आप राइट में जाओ, इसके लेफ्ट में जाओ, इसके फ्रंट में जाओ, बैक में जाओ, आर डिस्टेंस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बराबर। इसलिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब डीएल क्या था, तो डीएल कहने का मतलब है कि, है ना, डीएल का मतलब होता है कि ये जो हमने लूप बनाया ना, ये जो हमने लूप बनाया है, इसका मान लो यहाँ पर स्मॉल पार्ट था डीएल लेंथ, ये कितना लेंथ था डीएल, स्मॉल लेंथ था डीएल। अब इस स्मॉल पार्ट को अगर हम टोटल अगर ऐड करें, टोटल अगर हम इसको क्लोज लूप बनाए, तो इस पूरे क्लोज लूप का लेंथ कितना होगा। तो पता है ये क्लोज लूप क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। मैंने कहा था वहाँ पे एक डीएल, इसको हम एक लूप से कवर करते थे, उस लूप का हमें लेंथ निकालना पड़ता है। इंटीग्रेशन करना मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब उस पूरे लूप का हमें लेंथ निकालना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, जो कि पैरामीटर होता है। तो b इंटू 2πr हो जाएगा, वो म्यू नॉट आई हो गया। तो यहाँ से b के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। और यही हमारा क्या था, यही चीज़ था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस r का फॉर्मूला था। तो आपको इसी चीज़ को प्रूव करना है यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ से, जो कि इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के प्रूफ को आप पढ़ के चले जाना। बस ये छोटा सा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा ना, ऐसे जाना और ये प्रूफ आपका एंड हो जाएगा। तो जो था इस बात के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका एक और एप्लीकेशन है, वो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड क्या होता है, तो कह रहा है कि एक सोलेनॉइड कॉल अप मेनी टाइटली वन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड इज कॉल्ड सोलेनॉइड। मतलब क्या करना, एक इंसुलेटेड वायर ले लो, उसको कुछ इस टाइप का शेप बना दो, एक स्प्रिंग का शेप बना दो। दिख रहा होगा आपको क्या है, एक स्प्रिंग का शेप बना दे रहा है ना। एक स्प्रिंग का हमने एक स्प्रिंग टाइप का हमने शेप बना दिया, ठीक। इस टाइप का जब आप शेप बना दोगे, उसमें एक साइड से आप करंट फ्लो करोगे ना, दोनों एंड को क्या करना, आप एक बैटरी से जोड़ दो या फिर डायरेक्टली आप करंट से जोड़ दो, तो क्या करेगा, उसमें करंट फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। इस लूप के यानी इस सोलेनॉइड के अंदर क्या बनता है, इस चीज़ को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालेंगे, तो पहले बात है कि सोलेनॉइड होता है क्या है, डेफिनेशन नहीं आता है, डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट वो क्या है बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो हमें ये फॉर्मूला पढ़ना है ना, हमें बस ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है। तो कहता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी इनसाइड यानी अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एन आई। आई क्या होगा, एन आई जो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। और अच्छा स्मॉल एन क्या होगा, तो स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मान लो इसकी पूरी लेंथ अगर एल हो गई, इस पूरे की लेंथ अगर एल है और इसमें टोटल टर्न्स कितने, अगर वो एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितने, एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितने इसमें, एन टर्न्स है। तो कहता है कि जो स्मॉल एन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो एन को बोलते हैं हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एल हो गया लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो स्मॉल एन को डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या करना कि इसको टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्न्स को डिवाइड कर देना उसके लेंथ से, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी इस वाले फॉर्मूले को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इनसाइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन, है ना, इंटू आई डिवाइड बाई एल। ठीक, ये हम कब लिखेंगे, जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है और हमें सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, दैट मीन्स कि हमें स्मॉल एन गिवन है। ठीक, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, दैट मीन्स हमें स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई होगा जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है कि बताओ इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इसके बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, याद आएगा कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसके एंड पॉइंट वाला फॉर्मूला याद रखना कि इसके एंड पॉइंट्स है ना, एंड जब पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट की बात करेंगे तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो जस्ट पहले वाले का हाफ हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे जेई वाले या नीट वाले पूछ सकते हैं, बोर्ड वाले में के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को मत पढ़ना कि एंड पॉइंट पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो जितना सेंटर पे बनता है, अंदर बनता है, मिनट आई बनता है, उसका हाफ कर देना, वो बन जाएगा एंड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड ये किस पे डिपेंड करता है, तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन और एवरेज डायमीटर। क्या मतलब इसका कहने का कि मान लो अगर हमने एक ऐसा लूप बनाया, एक ऐसा सोलेनॉइड बनाया, ठीक, तो इस सोलेनॉइड का अपना एक डायमीटर होगा, ये इसका डायमीटर होगा, लूप बन रहा है तो डायमीटर होगा, या बोल सकते हो इसका एक अपना एक रेडियस होगा। तो इस पर ये डिपेंड नहीं करता है क्योंकि कहीं भी डी और आर का टर्म नहीं आता है। तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन
और एवरेज डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो जैसा हमारा है ना, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो अंदर में ऐसे होता है डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्सिस क्या रहेगा हमारा, इसका रहेगा डायरेक्शन, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। कहीं पूछा जाता है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो इसके अंदर में जो हमारा जब भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो बोलना वो यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रांग होता है, 2 पॉइंट। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड, है ना, एंड स्ट्रांग बनता है, ठीक। क्या बनता है, यूनिफॉर्म भी रहेगा और स्ट्रांग भी रहेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा इस चीज़ के लिए याद रखने। बाकी इसमें से आपसे पूछा जाएगा वो आपका यहाँ से डायरेक्टली आता है, वो न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आता है, नहीं तो एमसीक्यू पूछा जाता है, बाकी से प्रूफ नहीं आता है, ठीक है। बात समझ आ गया। तो सोलेनॉइड से क्या रहेगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप पढ़ लेना, इसके लिए एक न्यूमेरिकल, है ना, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल पढ़ के जरूर चले जाना, या फिर इससे आपसे जो पूछा जाएगा वो एमसीक्यू पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। यानी अगर एक चार्ज कहता जाता है कि अगर एक चार्ज है, एक चार्ज मान लो लिया क्यू चार्ज जिसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी अगर वो v के स्पीड से, यानी वो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फिर से तुमने क्या करा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करना चाहेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। फिर इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला बस याद रखो, इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला था वो लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको लिख सकते हैं Q वी बी साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, इससे आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ध्यान देना सबसे पहला कि जो सबसे ज़्यादा आपको हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा वो आपको इस एंगल थीटा को लेकर किया जाएगा, है ना, ये थीटा को लेकर आप सबसे हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा कि अगर हमारा जो चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अगर वो मूव करता है, चलता है, तो फोर्स कितना लगेगा, तब फोर्स लगेगा 0, क्योंकि उसमें दोनों के बीच में थीटा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी जिधर हमारा है अगर मैग्नेटिक फील्ड और उसी के डायरेक्शन में अगर हो गया हमारा वेलोसिटी, तो उस केस में हमारा थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री, और इस केस में जो फोर्स की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, मतलब उसमें उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक। अगर दोनों के बीच में, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा ऊपर है और हमारा चार्ज इधर जा रहा है, अगर दोनों के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री, इस केस में यानी थीटा जब हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, इस केस में हमारा जो फोर्स लगता है ये फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, मैक्सिमम फोर्स, और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है वो क्यू वी बी होती है। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखना, आपसे पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, तो फोर्स निकालने कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कोई फोर्स पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो फोर्स होगा ये इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों के क्या होता है, ये दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, कौन, फोर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की भी यही प्रॉपर्टी होती है, इस पॉइंट को याद रखना बस, तो और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं, इस फोर्स का एक रूल होता है निकालने का, तरीका क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का, इसको लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है क्या, ध्यान रखना। तो कहता है कि अपने राइट हैंड को लो, है ना, अपने राइट हैंड को क्या करना, राइट हैंड को स्ट्रेच करो, है ना, परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। तो कह रहा है कि अगर एफ बताता है हमारा फोर्स को, वी बताता है हमारा वेलोसिटी को, तो बी बताएगा हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। क्या बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। ये आपसे 12th में तो नहीं पूछा जाएगा, ये क्लास 10th का चीज़ है, तो 10th वाले बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन 10th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर एफ बताएगा, इन थंब बताता है अगर हमारा किसको, अगर फर्स्ट फिंगर, अगर आपका फर्स्ट फिंगर हमेशा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, मतलब हमें बताता है वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक। और मिडिल फिंगर आपको बताता है, मिडिल फिंगर का बताता है अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो आपका थंब किसको बताएगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ठीक है। क्लास 10 में भी हमें पढ़ के आए। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इसको बोलते हैं यानी कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर वो वहाँ इंटर करेगा तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, या इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक।
दोनों फोर्स, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के सम के बराबर होता है। जो हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, इसको कूलम्ब फोर्स बोले थे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो क्यू इंटू ई होता है। और अभी मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस पी हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा था डायरेक्टली, ये फॉर्मूला आता है, तो जो फॉर्मूला सिर्फ MCQ में पूछा जाता है, इसलिए MCQ के लिए बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या करना है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है। MCQ में डायरेक्टली बस इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब एक चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। ऐसा कब होता है, तुम्हें बताया कि घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको एक फोर्स चाहिए। और एक बात ये बताना चाहिए कि कोई चीज़ें कब घूमती है एक सर्कुलर पाथ में, जब भी कोई फोर्स, कोई चार्ज या कोई पार्टिकल जब घूमता है, वो ऐसा तब होता है जब उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कहाँ लगता है, मेरा सेंटर की ओर, जिस फोर्स को हम लोग बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज़ कब होता है, यानी एक चार्ज घूम रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो कहता है जब एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है विथ वी वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला था एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री, तो उसमें कितना, यानी इसमें थीटा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है अगर वो हो जाए 90 डिग्री, इस केस में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है वो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जस्ट बताया था कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, वो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी होता है। और इसमें जो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इसका जो पाथ होता है वो एक सर्कुलर पाथ होता है। मतलब इसका जो पाथ कैसा होगा, उसमें इसमें अगर जो फोर्स लगेगा तो ये जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर जाता है। तो याद रखेंगे कभी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें क्या करता है, उसमें जिस चार्ज का पाथ कैसा होता है वो एक सर्कुलर होता है, एक वृत्त में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से कुछ पूछा जाता है कि अगर ये सर्कल पाथ में मूव कर रहा है तो बता दो कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कल पाथ में मूव करता है तो उस सर्कल पाथ का कुछ रेडियस आर भी होगा। इस रेडियस आर का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो यानी हमारे पास जो क्यू वी बी फोर्स कौन सा फोर्स था, ये हमारा फोर्स था, इसको हमने बोला था मैग्नेटिक फोर्स। यही फोर्स कौन है, यही फोर्स हमारा बन गया है अभी, कौन सा फोर्स, यही फोर्स बन गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, यहाँ से चीज़ों का हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक v से एक v यहाँ से v कट जाएगा और r की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा हमारा एम वी बाई क्यू बी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, है ना। अगर आपसे रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा जाए कि अगर एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है और सच दैट, और वो परपेंडिकुलर इंटर करता है, मतलब कि एंगल का 90 डिग्री है, तो उसमें उस चार्ज का अगर जिस सर्कल पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी। एम बी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से भी नोट करते हैं, तो यानी पी बाई क्यू बी इसको हम बोल सकते हैं। और मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं 2m इंटू ई के। ई के मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि ई के यहाँ पर, यहाँ हमारा जो हम बोलते हैं ई के है, ये हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो इतने सारे फॉर्मूला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो हमारा ये रहेगा। इसी तरह हमसे टाइम पीरियड का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक याद आप याद रख सकते हैं चाहो तो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड वाले को लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई बोर्ड हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, बाकी जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ आ गया। नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ए थिन हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर द जेई और नीट के लिए, यानी ओनली फॉर जेई मेंस और नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आपके लिए चीज़ नहीं है क्वेश्चन। कहता है कि अगर एक वायर है, होलो वायर है, तो अगर होलो वायर है तो उसमें क्या होगा, होलो वायर में तो उसमें जो भी मेटल होगा वो मेटल कहाँ पर होगा, मेटल होगा सिर्फ इसके आउटर पार्ट में, बस इस पार्ट में हमारा रहेगा मेटल। जब इस पार्ट में रहेगा मेटल तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट सिर्फ इस पार्ट से फ्लो करेगा, कि बीच में तो एयर है, तो बीच में तो कोई करंट है नहीं, बाहर भी करंट नहीं है। तो कहता है कि ना अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना, अंदर में, क्योंकि अंदर में कोई करंट नहीं है तो अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होता है। पॉइंट 2 पर मतलब सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और इसे अगर बाहर जाएंगे थर्ड पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घटता है, और कैसे घटता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग में इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, कब से कब तक, इसके सेंटर से लेकर रेडियस तक में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम फील्ड हमें कहाँ मिलेगा, जस्ट बाहर मिलेगा, जस्ट बाहर। और उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद धीरे धीरे उससे जितना दूर जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी घटती चली जाती है। नॉट फॉर द बोर्ड, ओनली फॉर द जेई मेंस और नीट। तो ये तो पढ़ने की कोई अभी खास की जरूरत आपको नहीं है।
ऐसे ही आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर कनेक्टर, है ना। इसका भी एक प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप इसको एनसीईआरटी से प्रूफ कर सकते हो कि अभी हमारे पास जो वायर है वो कैसा है, एक सॉलिड वायर है। मतलब अभी पहले जो वायर था वो कैसा वायर था, एक हॉलो वायर था, मतलब बीच में खाली था। अभी क्या है, एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है। मतलब सिलेंडर मतलब होता है कि वायर है वो पूरा सॉलिड है, यानी इसमें अंदर में पूरे में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, पूरा करंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो कह रहा है बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहला जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है वो पूछा जाता है पॉइंट ए पर, है ना। इन साइड बोलते हैं कि अगर ये हमारा, अगर कंप्लीट इसका अगर हम देखते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा करंट, यानी इस पीले वाले में से करंट बाहर आ रहा है। जो मैंने पीला कलर बनाया इस पूरे से हमारा करंट आ रहा है बाहर। तो पहला पूछा जाता है कि बताओ 1 पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इनसाइड इस वायर के अंदर एक पॉइंट लिया हमने 1 पॉइंट। अगर ये 1 पॉइंट है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इनसाइड का फॉर्मूला होता है बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के, है ना। यानी इस 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट कहाँ पर है, 2 पॉइंट हमारे सरफेस पे है। तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो बी एस इक्वल होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। और इसके बाहर चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। तो इससे पहले वाले केस में हॉलो वायर में और एक सॉलिड वायर में डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ पर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता था, यहाँ पर अंदर वाले में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अंदर वाले में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्योंकि अंदर में कुछ पार्ट करंट है ना। ऐसे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका ये ग्राफ है जो कि ग्राफ आपसे नीट में ही पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ग्राफ पूछा गया था। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा लीनियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो करंट फ्लो करेगा वो धीरे धीरे फॉल कर जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा धीरे धीरे फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड, और भी सीबीएसई बोर्ड के लिए किसकी इंपॉर्टेंट है, तो सीबीएसई बोर्ड फॉर द दिल्ली रीजन, है ना, दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया रीजन। तो जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ एंड दिल्ली रीजन के लिए ही सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें पढ़ना, तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो आता है पढ़ने आता है, इसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक हम किसी का करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें, मतलब कहीं आपके रूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं से ऑलरेडी बना हुआ है, और उसमें अगर हमें एक वायर को रख दें जिसमें से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है ना, एक वायर है जिसमें से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, तो क्या लगेगा, उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जैसे ये बनाया मैंने एक वायर, ये पीला कलर का एक वायर है, ठीक। और ये कहाँ रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसमें ऊपर बन रहा है, ऊपर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो एरो बना हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहता है इस टाइप के वायर में जिसमें करंट आई फ्लो करे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर से एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और इस फोर्स को हम कहते हैं, इसी को फोर्स को बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है डी एफ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, है ना। और इसको हम और तरीके से लिखते हैं, जो आपको याद रखना है डायरेक्टली फॉर्मूला में ये रखना कि एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू, अगर टोटल लेंथ अगर एल हो जाए तो एल क्रॉस बी, है ना। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है। किससे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट का आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपसे इसका प्रूफ भी पूछा जाएगा, तो प्रूफ के हम क्या करते हैं, अगर आपको प्रूफ पढ़ना है तो हो सकता है इससे आपसे प्रूफ पूछ लिया जाए कभी कभी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने, तो प्रूफ हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे बोलते हैं कि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। इसे कुछ हम ऐसा ही प्रूफ करते हैं जैसा कि हमने प्रूफ किया था, इसको हमने प्रूफ किया था जब आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पर हमने प्रूफ किया था आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक। अगर हमने कहा कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, इस वायर का क्रॉस सेक्शन ए है, अगर लेंथ एल है, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज जो हो जाएगा क्यू, टोटल चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो एन इंटू, है ना, चार्ज कितना हो गया, चार्ज का लिख लिया एन, टोटल चार्ज कितने में से एन है, ठीक। और टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन है, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो एन इंटू ए इंटू एल, है ना। एन ए एल क्या है, टोटल वॉल्यूम हो गया, यानी टोटल चार्ज हो गया, एल हो गया वॉल्यूम, एन था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए एल क्या है, ए एल हो गया इस पूरे वायर का वॉल्यूम। तो इस पूरे वायर का वॉल्यूम कितना है, वो अगर ए एल है तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, है ना, एक चार्ज के एक पे कितना चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, वो अगर हमारा ई है, ठीक, तो इसको हम किसे हमने डिनोट कर दिया ई से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज, ठीक। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये पढ़ा है Q इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, वायर में जो करंट फ्लो करते हैं वो किस स्पीड से फ्लो करते हैं, वो उसको स्पीड को लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं वीडी। तो Q की लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं N इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस ई, वी डी क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां से अगर N है ना, N और E, A और वी डी को हमने यहां रख दिया, लेंथ को ले गए हम अंदर, है ना। जिधर हमारा लेंथ का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा डायरेक्शन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो हम क्या करते हैं, जो एरो था यानी जो हमने डायरेक्शन बता दिया वो किस पे बता दिया हमने, लेंथ पे, यानी जो डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा उधर ही हमारा डायरेक्शन होगा लेंथ का। तो एल क्रॉस बी कर दिया ऐसे, ठीक। अब एन ई ए वी डी क्या बोलते हैं, इस एन ई ए वी डी को ही तो हम लोग बोलते थे करंट। एन ई ए वी डी होता था क्या, यही होता था हमारा करंट आई, तो हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रूफ हो जाता है कि इसका कि एफ जो करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। ये जो कि आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ आपसे छोटा सा प्रूफ पूछा सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो आप पढ़ सकते हो। और ये प्रूफ भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी होता है, वहां से आप चीज़ों को चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ आएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। अगर 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, क्या एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो हाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो कहने मैंने कहा कि मान लो एक वायर है 1, एक वायर है 2, वायर 1 पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, और जो वायर 2 पे जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो I2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस अगर D है, ठीक, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर D है, ठीक, अगर दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डी है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें पता है कि लेट, हम क्या करते हैं, लेट 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं ना, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 I2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो अगर D है। अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है और दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है वो अगर I1 एंड I2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट I1। अब ये I1 करंट D डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। पता ना कि एक इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है वो D डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो वायर 1 बनाएगा। तो लिखेंगे B1, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू, है ना, म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, डिस्टेंस कितना है D। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट D डिस्टेंस पर है, तो हर एक पॉइंट पे कितना बनेगा, हर पॉइंट पर एक बन गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वायर, कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये वायर 1 तो क्या बनाया, वायर 1 पहले बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाएगा, वायर 2 आ जाएगा, तो वायर 2 पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहते हैं पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो हमने कहा कि इसका एक स्मॉल लेंथ लेते हैं, इस वायर का, जिसका लेंथ कितना है, अगर डी एल लेंथ है, स्मॉल लेंथ, तो डी एफ इक्वल हो जाएगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो बस क्या करना है, बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय डीएल एलिमेंट ऑफ ईच कंडक्टर इज गिवन एज डी एफ इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, B1 इंटू आई इंटू डी एल। अच्छा, डी एल क्रॉस बी, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, यहाँ जो थीटा है वो थीटा डिग्री है, वो 90 डिग्री है, इसलिए जो बन जाएगा डी एल क्रॉस बी मतलब डी आई डी एल बी साइन थीटा बोलते हैं। थीटा सिंस यहाँ पर 90 डिग्री है तो साइन 90 बन जाता है 1, तो सिंपल जाएगा आई डी आई B1 इंटू I2 इंटू डी एल, ठीक है। तो करंट कितना है, ये हो जाएगा I2, तो B की जगह पुट कर देंगे B1, करंट हो गया I2 एंड DL। B1 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी इंटू I2 इंटू DL। और इसको हम क्या सकते हैं, इसको हम सकते हैं DF बाई A2, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस DL को इधर से आके डिवाइड कर दोगे, इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो इसका एक आता है प्रूफ, है ना, तो एक ये वाला प्रूफ देख लेना, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना, जैक बोर्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रूफ। ये वाला प्रूफ पढ़ लेना, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एंड जैक बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है
है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से, इसका प्रूफ पढ़ लेना। और इस पर एक आइकन इस पर आता है न्यूमेरिकल। तो जैसे मान लो आपसे इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो न्यूमेरिकल्स में के लिए हम चाहते हैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर टोटल लेंथ अगर एल होता तो टोटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता वो हो जाता हमारा म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइड बाई होता 2πd इंटू हो जाता लेंथ एल, है ना। एल लेंथ कौन सा होगा, लेंथ अगर इस पूरे वायर की लेंथ अगर एल हो जाए, है ना, इस पूरे वायर की अगर लेंथ एल हो जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगने वाला है दूसरे वायर पर वो फोर्स का फॉर्म हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू एल डिवाइड बाई 2πd। तो ये वाला फॉर्म याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है अक्सर, है ना। जैक बोर्ड के तो नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल, जैक बोर्ड वाला सीपीए फॉर्मूला पूछेगा, इसका डेरिवेशन पूछेगा। तो ये डेरिवेशन पढ़ लेना अच्छे तरीके से 5 मार्क्स के लिए, ये डेरिवेशन पूछा सकता है, वो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा जैक बोर्ड में, और नहीं तो इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। और क्या पूछा जाएगा आगे बताएंगे। और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये प्रूफ प्लस ये न्यूमेरिकल्स, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स पढ़ लेना अच्छे तरीके से। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले एक बार पढ़ लेना, अगर डेफिनेशन याद रहा, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, है ना, वैसे पहले पूछा जाता था। तो डेफिनेशन क्या होता है, एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ईच ऑफ करंट ईच वायर ईच, है ना। सो एम्पियर इज द करंट, एम्पियर एक वो करंट है विच व्हेन पास, जो पास होता है थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो एम्पियर वो करंट है ना, जो दोनों स्ट्रेट वायर से फ्लो होता है ना, जब दोनों इनफाइनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, डी हो जाए, है ना। और उस समय इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, और उसमें इन दोनों के बीच में अगर जो फोर्स लगता है अगर वो 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगता है, उस समय इस फोर्स पॉइंट लेंथ को, है ना, ये जब ये फोर्स लगेगा उस समय जब दोनों वायर से जो करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना। याद रखना कि जब दो स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उस दोनों के बीच में जब इतना फोर्स लग रहा होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 फोर्स लग रहा होता है, उस समय दोनों वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। ये डेफिनेशन था, बहुत पहले पूछा जाता था, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, है ना। वैसे आने का चांस थोड़ा सा आ भी सकता है, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो पूछा भी जा सकता है, इसलिए। नेक्स्ट आता है कि अगर दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, याद रखना, अगर दोनों वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसमें फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। याद रखना, इसको बोलते हैं लाइक करंट, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, यानी एक में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में करंट अगर नीचे आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक करंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सभी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बोर्ड आते हैं ये एमसीक्यू में बहुत बार बार पूछा जाता है कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों पॉइंट को याद रख लेना अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों के बारे में बात हो गया। इस पर तथा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या करना, इसका आप एक बार पढ़ लो फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला पढ़ना, फॉर्मूला पे डायरेक्टली इस पर निकल आता है। कहता है कि अगर मान लो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, इधर नॉर्थ पोल रखा और इधर एक हमने रखा है साउथ पोल, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। नॉर्थ से कहाँ बनता है, हमेशा साउथ पोल की तरफ हमारा बनता है मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग लूप को रख दे, है ना, अगर एक लूप को अगर हम इस टाइप से रख देते हैं ऐसे, ठीक, और इसमें से अगर करंट अगर, है ना, इसमें से अगर करंट अगर आई फ्लो करे, इसमें से अगर करंट आई फ्लो करे, तो कहता है कि ये जो लूप है, ये लूप हमारा रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, ये घूमना स्टार्ट हो जाता है ना। ये किस प्रिंसिपल वर्क है, तो इस चीज़ को याद रखना कि ये का एप्लीकेशन का है, तो आपका जो आपका फैन भी कुछ इसी तरीके से घूमता है ना। जब उसमें आप करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर जाता है। क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ है, और कॉइल कहाँ रखा हुआ है, दो मैग्नेट के बीच में। तो क्या कहता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल, है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो घूमना स्टार्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं टॉर्क लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था वो था NIAB sin थीटा। अब NIAB sin थीटा क्या है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो हम जो कॉइल बनाएंगे इसमें कितने टर्न्स मान लो, इसमें जो टर्न्स है वो अगर N टर्न्स है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्न्स बने हुए हैं, तो N का हो जाएगा, N हो जाएगा टर्न्स, इसमें कितने टर्न्स है, ठीक। I हो जाएगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, I। A क्या हो गया, A हो जाएगा इसका एरिया, यानी हमने जो ये लूप बनाया है, ये हमने लूप बनाया,
तो इसका अपना एक एरिया होगा। एरिया मतलब मान लो अगर ये लेंथ अगर एल है, ये लेंथ अगर एल है और ये लेंथ बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल इंटू बी, या लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया। तो ए हो गया हमारे पास एरिया, ठीक। एन हो गया हमारे पास टर्न्स, ठीक। आई तो हो गया करंट, ए को हमने बोल दिया ये हो जाता है एरिया। बी क्या है, बी यहाँ पर है जो हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। एंड साइन थीटा होता है, साइन थीटा बोलता है इट इज द एंगल बिटवीन, है ना, ये एंगल होता है किसी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंड द एरिया वेक्टर ऑफ लूप, है ना, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। नहीं याद होता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, नहीं तो आपसे पूछा जाता है इसका वेक्टर फॉर्म, है ना, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी याद रखना ओनली फॉर द एमसीक्यू, है ना। मैंने कहा सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करके जाना, इस पर आएगा तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर एमसी पूछा, एमसी को दिया जाए या सर आप अगर आपसे इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो टाउ इक्वल टू हम लोग एम क्रॉस बी या एन आई ए क्रॉस बी पुट करते हैं, इससे काम हमारा हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ आपने पढ़ा होगा तो आपके बच्चा तो इसका प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ भी आपकी बुक में है। लेकिन जैक बोर्ड में इसका प्रूफ नहीं आता है, सीबीएसई बोर्ड में इसका प्रूफ आता है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट इसके प्रूफ को पढ़ लेना, है ना। फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स इसका मैंने प्रूफ यहाँ पर नहीं किया है, सीबीएसई वाले बोर्ड स्टूडेंट्स इनके इसके प्रूफ को एक बार देख लेना, शॉर्ट प्रूफ, है ना। आने का चांस कम है, लेकिन एक बार लास्ट टाइम पे चाहे तो इसको आप देख सकते हो अगर टाइम मिलता है तो। नहीं देखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने का चांस कम होता है, लेकिन टाइम मिला तो एक बार इसको तब चाहो तो देख सकते हो। अब आता है कि यहाँ पे से कुछ पॉइंट है जो याद रखना, जैसे पता है एग्जाम में पूछा था, एमसीक्यू पूछा था कि जब एंगल थीटा 0 होगा, यानी जब एरिया वेक्टर और, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, इसको बोलते हैं उसमें टॉर्क 0 होता है। मतलब इसको ऐसे पूछा था कभी कभी एग्जाम में कि वेन प्लेस ऑफ कॉइल, है ना, वेन प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना, इसको बोलते हैं वेन द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी जब प्लेन का, जब कॉइल का जो प्लेन होगा वो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, तो कहता है उसमें जो मैग्नेटिक आपका जो टॉर्क लगता है, इस टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है ना। कुछ ऐसा समझ होता हो कि मान लो जैसे अगर माला हो गया ये हो गया हमारा प्लेन, है ना, ये हो गया लूप, इस लूप का जो एरिया वेक्टर हमारा जो ऐसे होता है, ये होता है हमारा एरिया वेक्टर ए। कह रहा हमारा जो, और ये हो गया ये इसका हमारा प्लेन है, कह रहा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल सेम डायरेक्शन हो गया, मतलब एंगल हो गया 0। तो जब एंगल 0 होगा उसमें टॉर्क की वैल्यू जाती है 0, ठीक, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि जब थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, मतलब थीटा हो जाए 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री का मतलब होता है कि उसमें हमारा जो टॉर्क लगेगा वो हमारा लगेगा मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है वो NIAB होता है। और ये कब लगता है, वेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। इसको ऐसे पूछा जाता है ना, कैसे पूछा जाता है कि मान लो अगर ये हमारा हो गया प्लेन, ठीक, इस प्लेन का जो हमारा मैंने कहा था जो एरिया वेक्टर होता है वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर ऐसे। कह रहा है हमारा जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो पैरेलल टू द फील्ड हो जाए, यानी जो हमारा प्लेन है उसी प्लेन के पैरेलल में क्या हो जाए हमारा, अगर ऐसे बन जाए मैग्नेटिक फील्ड भी, तो इसमें जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल हो जाता है ये हो जाता है 90 डिग्री, और इसमें हमें जो टॉर्क लगता है वो लगता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, NIAB। इस पॉइंट को याद रखना, डायग्राम को एक बार समझ लेना, है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाता है MCQ पे देखे, तो आप जल्दी से चीज़ों को कुछ और कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान देना कि एंगल किसके साथ बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना, कि व्हाट इज मूविंग कॉइल क्या होता है। तो मूविंग कॉइल इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को बस डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये करंट को मेजर नहीं करता, बस ये बताता है कि करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो देख लेते हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप, है ना, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। जब एक हमारा करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, अब इसका प्रूफ समझ लो, छोटा सा प्रूफ आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो प्रूफ कैसा होता है, तो कहता है कि जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIAB। ये मैंने बताया था NIAB, ये टॉर्क लगता है किसी पे जब एक करंट कैरिंग लूप हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। कहता है कि क्या कहता है ना कि इसको जैसे करंट फ्लो करेंगे तो ये थोड़ा सा रोटेट कर देगा, नहीं इस पर टॉर्क लगेगा तो ऐसा घूम जाएगा। अब घूमने के बाद ये अपने वापस पोजीशन पर आ नहीं सकता है, ठीक। तो क्या कहते हैं, इसके नीचे में क्या करते हैं, इसके नीचे में एक स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या होता है, इस चीज़ को हम कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि मान लो अगर यहाँ पर एक आयरन का कोर है, ठीक, इस पर क्या करते हैं, इस पर एक हम लोग
वो क्या करता है, हम ऐसे इसको हम एक वायर से रैप कर देते हैं, एक वायर का लूप हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसके नीचे के पोर्शन को, ये जो आयरन का नीचे पोर्शन है, इसको हम ऐसे स्प्रिंग से लगा देते हैं, सच दैट कि जब ये अगर घूम जाए, जब ये घूम जाए हमारा, अगर तो ये चीज़ हमारा थोड़ा रोटेट कर जाए, ये बनाते हैं हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर बन जाएगा हमारा साउथ पोल ऐसे। ठीक, जब ये घूम जाएगा तो फिर इसको वापस पोजीशन पर लाने के लिए क्या होता है, जैसे ये घूमेगा, टॉर्क लेगा, तो ये घूमेगा, हमारा ऊपर का पोर्शन कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो हमारा जो नीचे का जो स्प्रिंग था वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, घूम जाएगा, जो घूम जाएगा उसके बाद जैसे ही आपने करंट फ्लो करना बंद करेंगे, जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करेंगे, ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग जो ट्विस्ट हो गया था, थोड़ा सा उसमें घुमाव आ गया था, वो वापस फिर से अपने पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो नीचे क्या लगाता है, नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग स्प्रिंग बोलते हैं, इसके नीचे लगा होता है। तो ये आप एक डायग्राम थोड़ा देख लेना कैसे बनाते हैं डायग्राम को। ठीक है, नीचे क्या लगा, नीचे हमने स्प्रिंग लगा दिया। तो कहता है इस पे स्प्रिंग लगाने के बाद क्या होता है कि इस स्प्रिंग का भी अपना एक टॉर्क होता है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो इस रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो C इंटू एल्फा होता है। सी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वायर की हमारा जो स्प्रिंग है उसका थिकनेस कितना है, वो स्प्रिंग किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है कि आयरन से बना हुआ, किससे बना हुआ, इस पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं टॉर्सनल, है ना, इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इस चीज़ को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से करंट आई कितना हो जाएगा, तो जो करंट आई हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, अल्फा के। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा होता है कि ना कि कितना एंगल रोटेट किया, है ना, ये कितना एंगल रोटेट किया, इसी को बोलते हैं अल्फा, है ना, क्योंकि कितना एंगल करेगा रोटेट हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसका मिडिल में, जब स्टार्टिंग मिडिल कहाँ होगा, स्टार्टिंग में जो हमारा निडल होगा वो सेंटर पे होना चाहिए था। तो जब सेंटर पे होगा तो बोलेंगे एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। जैसे जैसे पे करंट फ्लो करोगे ये धीरे क्या करेगा, रोटेट करेगा तो हमारा ये अल्फा आ जाएगा एंगल। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है करंट पे। जितना ज़्यादा आप करंट दोगे उतना ज़्यादा हमारा अल्फा होगा। मतलब कि क्या करते हैं, इस चीज़ को हमने डिनोट कैसे कर दिया, इस पूरे चीज़ को हमने डिनोट कर दिया आई इक्वल टू के अल्फा से। ठीक, के हो गया, के को हमने बोल दिया कांस्टेंट, और इस के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो सिंपली बोल सकते हैं इस के की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा C डिवाइड बाई NBA। क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई NBA। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। सो जो डिफ्लेक्शन अल्फा है ये कैसे डिपेंड करता है आई पे, तो ये डिपेंड करता है, इस आई पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अल्फा के, है ना। जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा अल्फा होगा, हम तो कहेंगे उतना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इस पर दो टर्म डिफाइन करते हैं, को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है डिफ्लेक्शन यानी अल्फा डिवाइड बाई आई, को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ना, तो अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाता है, इसको बोलते हैं अल्फा डिवाइड बाई आई का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है NBA बाई सी। कितना होता है, NBA बाई सी। इसको बोलते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। सेम आता है हमारा, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ना, दिस डिफ्लेक्शन अल्फा पर यूनिट वोल्टेज। आप कितना वोल्टेज चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे ये अल्फा चेंज होगा। तो डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NBA डिवाइड बाई CR। यहाँ पर R क्या है, R होता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, है ना। हमने जो वायर से जो लूप बनाया ना, उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो बस ये वाला फॉर्मूला याद रखते चले जाना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, एक हो गया हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, एंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है फॉर द CBSE बोर्ड। अब CBSE बोर्ड कैसे ये भी नहीं पूछता है, लेकिन सिलेबस में तो मेरा पढ़ लेते हैं। बाकी मूविंग कॉइल क्या है, डायग्राम क्या है, ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है, फॉर्मूला क्या है, वो आप यहाँ तक पढ़ के चले जाएंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या है, तो एमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू मेजर द करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एमीटर का यूज करते हैं। और इसको हम कहाँ लगाते हैं, इसको हम किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। जैसे एक हमारा एक सर्किट बना है, इस सर्किट में हम क्या लगाया, एक एमीटर लगाया। इस एमीटर को कहाँ लगाया, तो इस रेजिस्टेंस के साथ हमने हमेशा सीरीज में लगाते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना। बात आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, है ना। तो कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। क्या कहता है, कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस।
एक लो रेजिस्टेंस को हम कहाँ लगाते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं, एक स्लो रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं, उसको हम कहाँ लगाते हैं, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, है ना। क्या करेंगे कि हमारे पास एक होगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवाइस जो बन जाएगा एरो के अंदर, ये जो डायरेक्ट लाइन का जो पूरा डायग्राम बन गया है, ये पूरा डिवाइस हमारा कहलाएगा अब एमीटर। यह क्या कहलाएगा, इस पूरे डिवाइस को हम लोग बोलेंगे अब एमीटर। तो याद रखना कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि व्हेन ए लो रेजिस्टेंस, है ना, व्हेन ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर। बात इसमें सिंपल सा है और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें पूछा था इस शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आता है, तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द नीट, है ना, ओनली फॉर द नीट और जेई, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को बस याद रखना। तो आपको बस ये डायग्राम याद रखना है और कैसे कन्वर्ट करते हैं याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है या फिर MCQ में भी पूछा जाता है इस टाइप से बना के। और आज का आता है लास्ट टॉपिक, इसको लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। व्हाट इज वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर ये डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और इसको हम कहाँ लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं पैरेलल में, है ना, पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट्स अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें अगर कितना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम हमेशा लगाते हैं पैरेलल में, पॉइंट याद रखना, समांतर में लगाते हैं। अब हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमी वोल्ट मीटर? तो कहता है एक गैल्वेनोमीटर मे बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। कह रहा है एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस को, इस एक आर की वैल्यू को हम क्या लगाते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देंगे, तो ये पूरा का पूरा डिवाइस क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो डिवाइस बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हमारा ये बन गया वोल्ट मीटर। इस आर की वैल्यू क्या होती है, इस आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है जो ओनली फॉर द जेई और नीट के इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इसमें आपको याद रखना है, इसमें याद रखना है इसका ये कैसे बनाते हैं और इसका ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम एंड ये बस इतना से इतना पार्ट आपको यहाँ पर याद रखना है फाइनल बोर्ड के लिए। तो इस टाइप से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रूफ भी पढ़ना था और आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चैप्टर भी है ये बहुत ज़्यादा। तो इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, चीज़ें से एक बार चीज़ों को रिवाइज करना और एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूला बनाना, ताकि आपका एग्जाम के समय आपको रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और धीरे धीरे हम सारा आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बाकी चैनल के बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।